काइनेमेटिक, इसका डिफिनेशन देखेंगे पहले। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होता है? काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट required for defining displaced geometry of a structure is called kinematic indeterminacy. Total number of independent displacement required for defining displaced geometry of structure is called kinematic indeterminacy. जैसे देखिए ये मेरा फ्रेम है, इसका डिस्प्लेस्ड ज्योमेट्री को डिफाइन करना, मतलब ये जैसे इसमें हम लोग कोई फोर्स लगाएंगे, उसका कुछ मूवमेंट होगा। जैसे ये फोर्स लगा दिए, इसका जॉइंट में फोर्स लगा दिए, ये फोर्स लगा दिए। डायग्राम अच्छे से नहीं बन रहा है, अभी नया नया है, थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है इस पर सॉफ्टवेयर पे, तो इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो इसमें फोर्स लगाने के बाद इसमें जैसे डिस्प्लेसमेंट, इसका हम लोग डिस्प्लेस्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, तो उसको डिस्प्लेस्ड ज्योमेट्री डिफाइन करने के लिए जिस चीज का जरूरत है उसको बोलते हैं काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, ये डिस्प्ले जो ज्योमेट्री हम लोग बनाए हैं इस स्ट्रक्चर का, वो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के बेसिस से बना है। हम लोग आगे देखते हैं तो हम लोग को समझ में आएगा, और आगे सब डिटेल में देखते हैं कैसे किसका कितना होता है काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, किस जॉइंट पे, फ्रेम का क्या होता है, ट्रस का क्या होता है, तो समझ में आएगा कि कैसे मतलब डिस्प्ले ज्योमेट्री बनाने में काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का हेल्प मिला है हम लोग को। तो पहले हम लोग देखेंगे फ्रेम के लिए। फ्रेम के लिए देखेंगे, फ्रेम भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि फ्रेम दो तरीका का होता है। एक होता है प्लेन फ्रेम और एक होता है स्पेस फ्रेम, मतलब 2D फ्रेम, इसी को प्लेन फ्रेम बोल रहे हैं, और 3D फ्रेम, इसको स्पेस फ्रेम बोल रहे हैं। प्लेन फ्रेम के लिए देखते हैं पहले। तो प्लेन फ्रेम का एक जॉइंट पे 3 डिस्प्लेसमेंट होता है। ऐसे कोई फ्रेम है ना, प्लेन फ्रेम है, मतलब ऐसे फ्रेम है, प्लेन फ्रेम है, तो उसका एक जॉइंट पे 3 डिस्प्लेसमेंट होता है। 3 डिस्प्लेसमेंट कौन सा? एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक मूवमेंट। 3 डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, इसमें 3 डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग 3D फ्रेम का बात करें तो इसका एक जॉइंट पे 6 डिस्प्लेसमेंट होता है। सोच सकते हैं आप कौन सा, ऐसा मान लीजिए 3D फ्रेम है तो इसका 3 डिस्प्लेसमेंट ये होगा, मूवमेंट होगा 3 अलग अलग डायरेक्शन में, एक्स वाई और जेड में, और 13 रोटेशन भी होता है। एक एक्स डायरेक्शन में रोटेशन, एक वाई डायरेक्शन में, और एक जेड डायरेक्शन में। ठीक है, 3 अलग अलग रोटेशन होता है। हम थोड़ा फिगर में का अच्छा नहीं बन पा रहा है इससे। 3 डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक इधर रोटेशन हो गया, एक इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो गया, तो इसका टोटल 6 रोटेशन होता है। तो 6 डिस्प्लेसमेंट होता है इसका स्पेस फ्रेम का एक जॉइंट पे। ये फ्रेम का हो गया। अब ट्रस का देख लेते हैं, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर का। इसमें भी 2D ट्रस है और 3D ट्रस है। तो ट्रस का 2D ट्रस का एक जॉइंट पे 2 डिस्प्लेसमेंट होता है, और 3D ट्रस का एक जॉइंट पे 3 डिस्प्लेसमेंट होता है। कैसे होता है देखिए, जैसे ये 2D ट्रस है, डायग्राम अच्छा नहीं बन पा रहा है। ये 2D ट्रस है मान लीजिए, तो देखिए इसका यहाँ पे ट्रस में तो कोई मूवमेंट का बात होता नहीं है, इसमें जॉइंट पे मूवमेंट आता भी नहीं है कोई। तो क्या क्या हो सकता है मेरा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट, एक वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट, क्योंकि रोटेशन का तो कोई बात ही नहीं है ट्रस में, क्योंकि इसमें मूवमेंट आता ही नहीं है।
सिर्फ एक्सियल फोर्स रहता है। इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी एक जॉइंट पे 2 रहता है, तो मूवमेंट भी 2 ही रहेगा, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। और मान लीजिए 3D अगर है, 3D ट्रस है, तो 3D ट्रस में क्या होगा कि एक ऐसे होगा वर्टिकल, ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में, तीनों मूव ट्रांसलेशन ही होगा, मतलब कोई मूवमेंट नहीं, रोटेशन नहीं होगा कोई। ठीक है, इसमें रोटेशन भी होता है मूवमेंट की वजह से। ये रोटेशन था, ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, किसी भी एक जॉइंट का है, ये प्लेन ट्रस का है, और ये स्पेस ट्रस का है। ठीक है, तो आपको कभी ट्रस का प्रॉब्लम बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ट्रस का प्रॉब्लम बहुत ईजी बन जाएगा। चाहे स्टैटिक का बात करें चाहे काइनेटिक का बात करें, दोनों में ट्रस में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत जब भी आएगा तो फ्रेम में ही आएगा। ट्रस में बस आप याद कर लेंगे कि एक जॉइंट पे 2 डिस्प्लेसमेंट होता है, और 3D में एक जॉइंट पे 3 डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आप क्वेश्चन बना लेंगे सिंपली, क्योंकि इसमें जॉइंट सिर्फ 3 जॉइंट ही होता है ट्रस में। लेकिन जो फ्रेम होता है उसमें बहुत तरह का जॉइंट होता है, कभी बीच में हिंज आ जाएगा, कभी रोलर आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, मोमेंट रजिस्टिंग जॉइंट आ जाएगा, बहुत तरह का जॉइंट होता है, इसलिए फ्रेम का प्रॉब्लम भी बनाने में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम। एक ट्रस का प्रॉब्लम देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे फ्रेम का प्रॉब्लम। ट्रस का प्रॉब्लम सिंपल ही रहेगा। पहले ट्रस का प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए आप, ये जॉइंट पूरा फ्री है मूवमेंट के लिए, इसमें 2 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसमें 2 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसमें भी ये जॉइंट फ्री नहीं है मूवमेंट के लिए, इसमें 0 डिस्प्लेसमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए फ्री है, तो 1 डिस्प्लेसमेंट। टोटल कितना हो गया, इसका डी के कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 5। अब बहुत लोग इसको फॉर्मूला करके बनाते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं खुद। किस तरह फॉर्मूला बनाते हैं कि पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला इसका बना लेंगे किस तरह कि पहले जॉइंट लिख लेंगे, कितना जॉइंट है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ जॉइंट लिख लेंगे, 4 जॉइंट है, जॉइंट कितना है 4, फिर टोटल नंबर ऑफ जॉइंट के हिसाब से कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया इसका, 4 इंटू 2 8 हो गया। अब कितना रिएक्शन रिस्ट्रेंड है, मतलब तो यहाँ 2 रिस्ट्रेंड है, एक ये और यहाँ 1 रिस्ट्रेंड है, तो रिस्ट्रेंड को माइनस करेंगे, 8 माइनस 3 5 आंसर ऐसे बोलेंगे। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट देख लेंगे कितना मूवमेंट है, यहाँ पे तो कोई मूवमेंट अलाउड नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, अगर आप करना चाहते हैं तो। और हम लोग जब प्रीवियस देखेंगे एसी और गेट का, तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, हम लोग फ्रेम के एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए फ्रेम है, तो फ्रेम के इस जॉइंट पे कितना मूवमेंट अलाउड है, 3। हम लोग पहले ही बात किए हैं कि प्लेन फ्रेम में एक जॉइंट पे 3 डिस्प्लेसमेंट अलाउड है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे भी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी कितना हो गया इसका, 3 प्लस 3 6 डायरेक्ट हो गया। अब इसको भी आप अगर करना चाहें दूसरे तरीका से, जैसे मैंने इसको इसके लिए बताया था, तो इसके भी कर सकते हैं कि टोटल जॉइंट कितना है, 4 है। अब एक जॉइंट पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 है, तो 3 इंटू 4 12। फिर कितना रिस्ट्रेंड है, तो यहाँ 3 रिस्ट्रेंड है, यहाँ पे भी 3 रिस्ट्रेंड है, तो 12 माइनस 6 6 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि प्लेन फ्रेम के लिए एक जॉइंट पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, अब फ्रेम में अगर बीच में हिंज आ जाए या फिर कोई डिफरेंट सपोर्ट्स की वजह से कितना कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल रहे हैं, कितना मूवमेंट है। ठीक है, तो कैसे डिस्प्लेसमेंट या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे इंक्रीज हो जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट के आने की वजह से, जॉइंट्स वो हम लोग देखेंगे
ये कैसे इंक्रीज हो जाता है, कौन सा जॉइंट कैसे बढ़ा देता है डिग्री ऑफ फ्रीडम को। तो देखिए ये जॉइंट है पहला, ये जॉइंट हम लोग जानते ही हैं, पहला हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं बस। मान लीजिए ये यहाँ पे कुछ है नहीं, बस ये ऐसे ही है, तो इसका कितना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। क्यों 3 होगा, क्योंकि देखिए सिंपल एक जॉइंट है, इसमें 3 मूवमेंट होगा, इधर एक होगा हॉरिजॉन्टल में, एक वर्टिकल में और एक रोटेशन अलाउ है, 3 होगा इसका मूवमेंट। अब उस तरह मान लीजिए अगर यहाँ हिंज आ जाए तो इसका कितना होगा, तो इस जॉइंट का तो 3 होता ही है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हिंज आने की वजह से कितना हो जाएगा 3 प्लस m-1। कितना मेंबर आके मीट कर रहा है यहाँ पे, मान लीजिए 3 मेंबर मीट कर रहा है, तो 3 प्लस 3-1 इसका 5 हो जाएगा टोटल, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हिंज की वजह से कितना हुआ, 3 तो पहले से था ही, ठीक है, अब ये हिंज होने की वजह से हो गया, ये 2 जो आया यहाँ पे 2 आया, वो हिंज होने की वजह से आया, इसलिए इसको एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए अगर किसी ऐसे मेंबर के बीच में अगर ये आ जाए हिंज, तो ये 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम करेगा, बढ़ा देगा 4। क्यों बढ़ा देगा, 3 तो पहले था ही इसका, प्लस 2 मेंबर आके मीट कर रहा है, 2 माइनस 1 4 हो जाएगा। कहीं एक मेंबर है उसके बीच में अगर हिंज है तो उसके चलते 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लिखने में ऊपर नीचे में गलती हो जा रहा है, देख लीजिए, यहाँ से है नीचे, आगे देखते हैं। अब कौन कौन सा मूवमेंट बढ़ जा रहा है वो आप देखिएगा थोड़ा, जैसे कि इसमें इसमें क्या क्या पहले से मूवमेंट था मेरे पास, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट था, वर्टिकल में मूवमेंट था, एक रोटेशन भी था, 2 रोटेशन यहाँ बढ़ गया, एक एक रोटेशन तो पहले से था ही, अब इसका रोटेशन मान लीजिए, इसका ऐसे एक रोटेशन अलग होगा, इसका एक अलग होगा, और तीनों का अलग अलग रोटेशन होगा। एक तो पहले मेरा रोटेशन था ही, 2 रोटेशन और आ गया, तीनों का अलग अलग रोटेशन होने की वजह से। तो थोड़ा देखिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और 3 अलग अलग रोटेशन, इसलिए इसका 5 हो गया। ऐसे आप अगर देखना चाहते हैं अगर अलग अलग कैसे हुआ तो वो देख सकते हैं आप, हम लोग नहीं देखेंगे अभी इसको जानबूझ के, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, हम लोग मेन क्वेश्चन बनाने पे फोकस करना है ज़्यादा, कंसेप्ट पे भी फोकस करना है, ऐसा नहीं है। तो इस जो अब मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, अगर आपको देखना होगा तो इसका इसकी वजह से 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड होता है, इसके वजह से भी 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड होता है, और ये सपोर्ट है, इसके वजह से भी एडिशनल 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, ये हिंज इस मेंबर में नहीं है, सिर्फ इस मेंबर में है। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एक चीज मैं और बता दूं कि एक्सेली रिजिड होने की वजह से जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा आएगा, अगर मेंबर एक्सेली रिजिड है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट एक माइनस करेंगे। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट मेरा क्या होगा, कंस्ट्रेंट मेरा क्या है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सेली रिजिड मेंबर। ठीक है, इस जॉइंट की वजह से भी एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नोट कर लीजिएगा।
इस स्टूडेंट की वजह से 5 एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग। इसमें ऑल मेंबर्स आर एक्चुअली रिजिड है, तो इसमें निकालना है डी टोटल नंबर ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, टोटल 6, माइनस कंस्ट्रेंट माइनस करना है क्योंकि एक्सेलरी रिजिड है, तो 1 2 3, 3 मेंबर है तो 3 मेंबर को माइनस कर देंगे, 3 आंसर हो जाएगा टोटल इसका काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। ठीक है, ये प्रॉब्लम देखिए, इसमें बोला है ओनली बीम इज एक्सियली रिजिड। देखते हैं इसका क्या होगा डी के। यहाँ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ 3, यहाँ 1 है। कैसे है, 3 समझ में आ ही रहा होगा, 3 रोटेशन अलाउड है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 1 रोटेशन, यहाँ भी, यहाँ पे से भी 1 रोटेशन अलाउड है, इसलिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यहाँ पे भी 1 है, टोटल कितना हो गया 6 + 2 8, माइनस यहाँ कितना माइनस करेंगे 1 2 3, 3 माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 माइनस करेंगे। क्यों 1 माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ ओनली बीम इज एक्सेलरी। अब इसमें देखिए ये तो कॉलम है, ये भी कॉलम है फ्रेम में, और ये सिर्फ बीम है, ये सिर्फ बीम है ऊपर वाला, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं तब हम लोग। फ्रेम है मेरा ये वाला, मेंबर इस तरह है, ये है, ये एक्चुअली रिजिड है, इसका बताना है हम लोग को टोटल नंबर ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। इस जॉइंट पे 3 3 3 3 3 3 3, यहाँ 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा। कैसे हुआ पता चल गया आपको, यहाँ पे 2 मूवमेंट अलाउड है, एक रोटेशन और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट, या 1 है तो कितना हो गया 3 3 6 3 9 12 15 18 3 21 3 24 24, माइनस एक्सेलरेटेड होने की वजह से हमको कंस्टेंट माइनस करना पड़ेगा। टोटल मेंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो गया ये टोटल 13, तो इसका डीके कितना हो गया 13। अगला एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हिंज हो। यहाँ पे एक हिंज है, यहाँ एक हिंज है। अब देखते हैं हम लोग इसका टोटल कितना होगा। 3 यहाँ होगा, 3 यहाँ, 3 यहाँ, हिंज होने की वजह से यहाँ 4 होगा, या 3 प्लस m-1, 4 मेंबर मिल रहा है तो 3 + 3 1 होगा यहाँ। ठीक है, 3 यहाँ होगा, टोटल कितना हो गया 3 3 6 4 10, यहाँ हो गया 10, इधर हो गया 3 3 6 3 9 3 12 1 13, 13 कितना हो गया ये, माइनस करेंगे कितना मेंबर है इसमें, तो देखिए माइनस कैसे करेंगे, कितना मेंबर है 1 मेंबर 2 मेंबर 3 मेंबर 4 मेंबर और ये 5 मेंबर। देखिए इसको 1 मेंबर काउंट नहीं करना है, हिंज होने की वजह से यहाँ 2 मेंबर हो जाएगा, ये 4 और ये 5 अलग अलग मेंबर है। ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, तो -9 कितना हो गया टोटल 23 और -9 दैट इज इक्वल टू 14। कैसे हुआ समझ में आया।
ठीक है, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग, देख लीजिए। यहाँ फिक्स है, यहाँ पे हिंज है, यहाँ भी हिंज है, और ये मेंबर ऐसे जाके यहाँ मिला, ऐसा होगा। ये देखिए प्रॉब्लम, इसका कितना होगा, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो इस ज्वाइंट पे 3 होगा, इसके वजह से 4 होगा, ये हम लोग देख चुके हैं। इस ज्वाइंट पे 3 होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा, दिखाते हैं, बताते हैं कैसे। यहाँ 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। इस ज्वाइंट को गौर करिएगा, यहाँ पे कितना टोटल ऑफ मेंबर ऑफ, कितना टोटल मेरा वो है मेंबर है, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो डीके कितना हो गया मेरा इसका, 3 4 7 और 3 10, 2 12, 3 15, 16 1 17, 17 माइनस टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है, यहाँ पे मेरा 8 मेंबर है, 17 माइनस 8, इसका 9 आंसर हो गया। अब आप यहाँ पे गौर करने वाला बात यह है कि यहाँ पे 2 कैसे हुआ इस ज्वाइंट पे। तो 2 इसलिए हुआ यहाँ पे क्योंकि एक इस मेंबर का रोटेशन होगा यहाँ पे, और एक इस मेंबर का रोटेशन होगा, इसलिए इस ज्वाइंट पे 2 मेरे पास है डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे इस मेंबर का यहाँ होगा रोटेशन, और इस मेंबर का भी रोटेशन होगा, 2 मेंबर आगे मीट करा, इसलिए यहाँ पे 2 है। ठीक है, एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, फिर इस लेक्चर का अंत करते हैं, एंड करते हैं। ठीक है, देखिए इसका कितना होगा, एक्सियली रिजिड है। एक्सियल रिजिडिटी को हम लोग मेंबर इनएक्सटेंसिबल भी लिखा रहेगा क्वेश्चन में, तो भी एक्सियल रिजिडिटी समझिएगा, मेंबर इन एक्सटेंसिबल, मतलब एक्सियल रिजिड का मतलब क्या होता है। जैसे ये अगर मेंबर एक्सियल रिजिड है ना, तो इसका एलोंगेशन नहीं होगा, ये एक्सियली, इसमें एलोंगेशन नहीं होगा, इनएक्सटेंसिबल है ये। ठीक है, इस फ्रेम में तो अगर सब कुछ एक्सियल रिजिड है तो ये भी इनएक्सटेंसिबल है, ये भी, इसका भी एलोंगेशन नहीं होगा, किसी मेंबर का एलोंगेशन नहीं होगा, सिर्फ रोटेशन होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका कैसे निकालना है। देखिए इस जॉइंट पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3, इसकी वजह से 4, 3 3 3 3 3 प्लस m-1, 3 में मीट कर रहा है तो 2 हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, टोटल मेंबर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हो गया 11। डीके कितना हो गया मेरा, 4 3 7 3 10 3 13 4 17 1 18 3 21 और 5 21 5 26 और 3 29, 29 माइनस टोटल मेंबर मेरा ये हो गया 11, तो ये है आंसर 18। ठीक है, एक कंसेप्ट हम लोग और देखेंगे, वो देखेंगे हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है, वो कैसे बताएंगे। ठीक है, देखते हैं उसको, स्टेबिलिटी को देखते हैं हम लोग।
स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। कब कब स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा, कैसे बताएंगे वो देखते हैं। तो पहला एक चीज एकदम इम्पोर्टेंट कि जब भी किसी भी स्ट्रक्चर का ds लेस देन 0 हो, मीन्स नेगेटिव हो, नेगेटिव तो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल, ठीक है। और कब कब अनस्टेबल होगा, तो मेन एकदम एक बार जरूर ds जरूर निकाल के देखना है, ds अगर नेगेटिव आ रहा है तो अनस्टेबल है, ठीक है। और कब कब अनस्टेबल होगा, तो जो सारा भी जो एक्सटर्नल रिएक्शन लग रहा है वो सब कॉन्करेंट नहीं रहना चाहिए, करंट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नॉट कॉन्करेंट, नॉट कॉन्करेंट और नॉट पैरेलल। सारा रिएक्शन आपस में पैरेलल भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि देखते हैं, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है, दोनों तरफ रोलर है, इसमें भी रिएक्शन ऐसे होगा, इसमें भी रिएक्शन ऐसे होगा, दोनों दोनों रिएक्शन पैरेलल है तो ये अनस्टेबल होगा, ठीक है। कॉन्करेंट का भी एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे है ये, इसका सपोर्ट ऐसे है, इसका सपोर्ट ऐसे है, ऐसा है, मतलब कि ये रिएक्शन इसका इधर से ऐसा। अगर तीनों रिएक्शन अगर कॉन्करेंट होगा तो भी अनस्टेबल होगा। और क्या क्या तरीका है मेरे पास कैसे अनस्टेबल होगा ये बताने का। तो जब भी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होगा तो भी उसमें इंस्पेक्शन करना होगा, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मतलब उनको उसमें थोड़ा सा मूवमेंट करा के देखना होगा कि उसमें थोड़ा सा फोर्स लगा के दिखाना होगा कि मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर एप्रिसिएबल मूवमेंट हो रहा है तो फिर वो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल, और नहीं हो रहा है एप्रिसिएबल मूवमेंट तो ठीक है, तब स्टेबल होगा। जैसे कि देखिए हम कोई एग्जांपल दिखाते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर के केस में। देखिए इसमें यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे हिंज है, तो इसमें देखिए इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा भी इधर फोर्स लगाएंगे ना, ऐसे स्लाइड फोर्स लगाएंगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे नीचे चला जाएगा, गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा। ये आपको इंस्पेक्शन से ही पता चलेगा, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा तो आपको पता चलेगा। जैसे इसको भी देखिए, यहाँ पे हिंज है और यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे आप इंस्पेक्शन करिएगा आप, तो आप देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ऐसे ऐसे नीचे गिर जाएगा। अब ये गिर जाएगा तो ये भी अनस्टेबल है, ये भी इंस्पेक्शन से पता चलेगा। अब इसको मान लीजिए स्टेबल अगर बनाना तो क्या करना होगा, यहाँ हिंज है, यहाँ पे एक डायगोनल मेंबर देना होगा, यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे भी हिंज है, तो यहाँ भी स्टेबल हो गया। तो आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना वो इंस्पेक्शन वाला ही आएगा, चाहे उसमें आप देखिएगा तो आपको ds लेस देन 0 मिल जाएगा, चाहे तो इंस्पेक्शन करके पता चलेगा, ठीक है। जो भी एग्जाम है हम लोग प्रीवियस सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम लग रहा होगा टॉपिक में, लेकिन जैसे ही प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा ना तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे और एक दो में एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं कुछ कुछ जो आपको याद रखना है, मतलब कभी एग्जाम में दिख गया तो डायरेक्ट टिक कर देना। जैसे कि ये देख लीजिए, सॉफ्टवेयर में बहुत नया नया यूज़ कर रहा हूँ तो इतना अच्छा ड्राइंग बन नहीं पा रहा है, धीरे धीरे टाइम के साथ बनेगा। ये स्ट्रक्चर देखिए, अब इसमें चूंकि ये मेंबर, ये मेंबर, ये मेंबर, ये ट्रस स्ट्रक्चर है और ये मेंबर तीनों कॉन्करेंट हो जा रहा है इस पॉइंट पे, इसलिए ये अनस्टेबल है।
अगर इसी को हम लोग ऐसे बना दें, कैसे बना दें, ये स्टेबल है क्योंकि इसमें ये मेंबर सब कॉन्करेंट नहीं है। डायग्राम अच्छा नहीं है मेरा, बना लीजिएगा आप लोग अच्छा से, सॉरी बोलते हैं इसके लिए। ये तीनों मेंबर कॉन्करेंट नहीं है इसलिए ये स्टेबल है। और देखिए इसमें भी ये भी अनस्टेबल है, तो याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि सारा डायगोनल इक्वल लेंथ का होने की वजह से और कॉन्करेंट होने की वजह से ये अनस्टेबल है। रीजन लिख लीजिएगा, इक्वल डायगोनल मेंबर। ठीक है, और भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो वहां से आइडिया लगेगा कैसे हम लोग स्टेबिलिटी बताते हैं। ठीक है, मेनली हम लोग इंस्पेक्शन से ही जितना बताएंगे ना आपको, इंस्पेक्शन से ही बताएंगे। और बहुत सारे एग्जांपल है जो कि हम प्रीवियस ईयर से आपको बताएंगे, वो ज़्यादा नहीं बता रहे हैं एग्जाम्पल, क्योंकि प्रीवियस ईयर में मिलेगा तो वहाँ से डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।